हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़पेपर्स का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर से हमने आर्टिकल लिए हैं। मिंट से कुछ आर्टिकल लिए हैं और कुछ आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं और द हिंदू से बहुत सारे आर्टिकल लिए हैं। देखो, आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो लोगों तक पहुँचे और उसे पब्लिसाइज करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट की। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के क्या आउटकम रहे और प्रीवियस इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस कब हुई और यूएनएफसीसी का इमरजेंस कैसे हुआ। ये सब हमारे द्वारा आर्टिकल देखेंगे। पेरिस क्लब देखेंगे, लंदन क्लब देखेंगे और कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखो, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज का जो है वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा से रिलेटेड। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने फ्लैग्स ऑफ किया विकसित भारत संकल्प यात्रा को 5 स्टेट में। देखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मेन रीज़न जो है वो चालू करने के पीछे के अपनी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको पब्लिसाइज करना, ठीक है, उसको जन जन तक पहुंचाना, मतलब जन जन तक की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब स्कीम पब्लिसाइज नहीं होती है तो लोगों को पता नहीं होता है और वो एमपी से और अपने एमएलए से उस स्कीम के बारे में डिमांड नहीं कर पाते हैं जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अगर आप इस स्कीम को ध्यान से देखोगे तो मेन एम क्या है, प्रमोट एंड पब्लिसाइज गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम होती हैं जैसे आयुष्मान भारत है, बहुत सारे विलेजर्स को, बहुत सारे अर्बन एरिया में लोगों को पता ही नहीं है कि आयुष्मान भारत स्कीम चलती है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, जिसमें आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है और दूसरा पहला कंपोनेंट जो प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो इस तरह की डिटेल सब तक पहुंचना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, लोगों को अपने राइट्स का पता चलेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू नो, आर्टिकल 19 के बारे में पता चलेगा। राइट टू नो क्या है कि आप अपने अधिकारों को जानें। राइट टू नो के बारे में पता चलेगा और इसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा और 2.55 लाख पंचायत तक और 3600 अर्बन लोकल बॉडी से 25 जनवरी 2024 तक पहुंचा जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब ये इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं और यूपीएससी में ऐसे भी पूछ सकता है क्या ये स्कीम्स है। मगर ये स्कीम ऐसी स्कीम नहीं है कि जो वेलफेयर प्रोवाइड कर रही है, बल्कि वेलफेयर स्कीम्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर रही है, उन लोगों तक पहुंच रही है। देखो, दूसरा आर्टिकल फ्रंट पेज का क्या है, एमपी के सस्पेंशन के बारे में। परसों के दिन मैंने एमपी के सस्पेंशन से रिलेटेड पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था। मैं आपको ऐड कर दूंगा एमपी के सस्पेंशन से रिलेटेड आर्टिकल। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एमपी का सस्पेंशन राज्यसभा में कैसे होता है और लोकसभा में कैसे होता है। लोकसभा में स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जबकि राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो किसी को एकदम सस्पेंड कर सके। पहले मोशन लाया जाता है राज्यसभा में और उस मोशन के बेस पर सस्पेंशन किया जाता है। मगर ग्रेव वायोलेशन किया जाता है तो दोनों के केस में चेयरमैन या फिर स्पीकर इजीली सस्पेंड कर देता है। देखो, सस्पेंशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 122 आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें जुडिशरी क्या है इंटरफेयर नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो सस्पेंशन जो है ये यहाँ पर ये कहने चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर सस्पेंशन नहीं किया है, मगर ये अनरूली बिहेवियर जो पार्लियामेंट के अंदर दिखाया जाता है सांसद के द्वारा, एमपीज़ के द्वारा, उसको लेकर ये सस्पेंशन किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। सस्पेंशन कैसे होता है, बस आप इतना याद जरूर रखिएगा कि राज्यसभा का सस्पेंशन लोकसभा के सस्पेंशन से अलग होता है। लोकसभा में स्पीकर के पास ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। राज्यसभा में मोशन लाना पड़ता है, मोशन को पास कराना पड़ता है, तब कहीं आपका सस्पेंशन होगा। मगर लोकसभा में क्या है कि ईजिली स्पीकर के द्वारा पहले नेम बोला जाता है। नेम बोलने का मतलब होता है कि आप यहाँ बहुत शैतानी कर रहे हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रकलेस मचा रहे हैं, बहुत
रूल्स का वायोलेशन कर रहे हैं, इसके बाद नेम के बाद भी बंदा करता है तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर राज्यसभा के केस में अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन कैसे होता है कि राज्यसभा के चेयरमैन नेम करते हैं, नेम करने के बाद डायरेक्ट सस्पेंशन नहीं हो सकता, अगर ग्रेव वायोलेशन करेगा फिर मोशन लाया जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस बस यही है। अगर तुम पूरा आर्टिकल परसों का देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यही बताई है जो अभी आपको डिस्कस की। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है पेरिस क्लब के बारे में। देखो पेरिस क्लब क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिट नेशंस का, मतलब जो लोग जो कंट्रीज क्रेडिट देती हैं आईएमएफ के थ्रू अदर डेट ड्रिवन कंट्रीज को, मतलब जिन कंट्री में बहुत ज़्यादा डेट है, जैसे श्रीलंका में अभी आईएमएफ क्राइसिस आ गया, मतलब मॉनेटरी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, इंपोर्ट करना महंगा हो गया क्योंकि करेंसी की जो कमी है वहाँ देखी जाने लगी। तो यहाँ ये पेरिस क्लब से ये पता चलता है, ये इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर कंट्रीज़ का, मतलब जो क्रेडिट देती हैं जो बहुत क्राइसिस में कंट्रीज़ है, मतलब नेशंस का ये ग्रुप है, कोई प्राइवेट कंपनीज का ग्रुप नहीं है, प्राइवेट लोगों का ग्रुप नहीं है। इसके अंदर क्या किया जाता है, आईएमएफ में एश्योरेंस दिया जाता है कि हम इस कंट्री को डेट से ड्रिवन जो कंट्री है इसको हम लोन देने को तैयार हैं। देखो पेरिस क्लब में मोस्टली जो है वेस्टर्न क्रेडिटर्स कंट्रीज़ हैं। ये 1956 में फॉर्म हुआ था। ऐसा ये इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई फॉर्मल नहीं है इसमें। अर्जेंटीना को ये लोग एग्री हुए थे फर्स्ट टाइम पब्लिक क्रेडिट देने के लिए। डिफ़िकल्ट जो सर्कमस्टांसेस होती हैं डेटर कंट्रीज़ की, मतलब जैसे मान लो श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है। अब इस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आईएमएफ पूछेगी क्या आप श्रीलंका को लोन देना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्री से जो पेरिस क्लब में, तो पेरिस क्लब वाले आईएमएफ से कहेंगे हाँ हम इनको निकालना चाहते हैं इस डेट से और इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इन्हें ये फॉलो करना पड़ेंगे। यही कंडीशंस का ऑलवेज फ़ायदा उठाया जाता है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। आप देखोगे वेस्टर्न कंट्री क्या करती है, किसी को भी लोन देने से पहले कुछ कंडीशन रख देती है कि डॉलर को आप इनफ्लो बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है, इंपोर्ट अगर आपने नहीं बढ़ाया तो आपको जो है हम लोन नहीं देंगे और आपके यहाँ क्राइसिस आता रहेगा। दूसरे अदर रीज़न क्या होते हैं कि इंपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि लोन भी हमारे द्वारा नहीं दिया जाएगा और आप पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, जैसे ईरान पर सैंक्शन लगा दिए गए, रसिया पर सैंक्शन लगा दिए गए। तो वेस्टर्न कंट्री इस तरह से डॉलर के थ्रू, आईएमएफ के थ्रू और ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू, मतलब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू हावी रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इस ग्रुप में कौन कौन है आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, इसमें इंडिया कहीं नहीं है। ऑल ओईसीडी के मेंबर हैं जो इकोनॉमिक कोऑपरेटिव और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये देखो इसके मेंबर हैं, आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं। अगली बात इसमें क्या है, क्वेश्चन 2022 का है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लंदन क्लब देखेंगे क्या। तो क्वेश्चन क्या है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किससे रिलेटेड है। देखो ये आईएमएफ से रिलेटेड है। अगर आप आईएमएफ के बारे में आपने ध्यान से पढ़ा होगा, देखो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इसके अंदर क्विक फाइनेंस दिया जाता है, असिस्टेंट जो ऑल कंट्री मेंबर को दिया जाता है जो अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे हैं। देखो आप पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस समझ लो क्या होता है। जैसे ये कंट्री है, मान लो ये श्रीलंका, अब श्रीलंका के पास बहुत सारे डॉलर थे और इन डॉलर के थ्रू वो इंपोर्ट कर रहे थे लगातार, बहुत सारा खाना इंपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया और इन्होंने अपनी करेंसी को वैल्यू नहीं दी। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे ये डॉलर कम होने लगे। अब क्या हुआ कि इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी थी वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी और बढ़ गई, क्योंकि इनके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, खुद की इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं है नॉर्थ कोरिया की तरह। नॉर्थ कोरिया अधिकतर चीज़ें चाइना पे डिपेंड है और खुद पर डिपेंड। अब डॉलर की कमी से क्या हुआ, इंपोर्ट कम हो गया। अब इंपोर्ट कम होने से क्या हुआ, जो मार्केट में प्रोडक्ट थे उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और प्राइस ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ, करप्शन बहुत बढ़ने लगा, करप्शन बढ़ने से क्राइसिस बहुत बढ़ने लगा, क्राइसिस बढ़ने से फाइट बहुत बढ़ने लगी, चोरी बहुत होने लगी और कंट्री जो है एकदम बहुत बुरी अवस्था में आ गई। तो इस तरह की क्राइसिस को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में
क्विक फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है ऑल मेंबर कंट्री को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट फ्लेक्सिबल होता है, अपनी कंडीशंस पर होता है, जबकि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिक्वायरमेंट दी जाती है लो इनकम कंट्री को। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ क्राइसिस आ गया है तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लो इनकम कंट्रीज़ को एक्स पोस्टो कंडीशन पर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पैसा दिया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिक्वायरमेंट टू लो इनकम कंट्री विद नो एक्स पोस्टो कंडीशन वेयर फुल इकोनॉमिक प्रोग्राम इज नीदर नेसेसरी नॉर फिजिबल। मतलब इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होती हैं कि आप पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, मगर इस रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू लो इनकम कंट्री को पैसा दिया जाता है, जबकि रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑल मेंबर कंट्री को पैसा दिया जाता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इमर्ज हो जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन जो है गोल्ड ट्रांस से रिलेटेड है, जिसे रिजर्व ट्रांस भी कहते हैं। ये किस से रेफर करता है, आपको ऑब्वियस सी बातें पता होगा, ये क्रेडिट सिस्टम है, ग्रांट किया जाता है IMF के द्वारा इट्स मेंबर को। देखो रिजर्व ट्रांस और SDR आपको मैंने पहले भी पढ़ाया। देखो रिजर्व ट्रांस या गोल्ड ट्रांस किसे बोलते हैं, क्या होता है, IMF में कुछ कोटा होता है। IMF में कुछ कोटा ऐसे डिसाइड होता है कि इस कोटे में आप 25% जो है डॉलर की फॉर्म में रख सकते हो, मतलब फॉरेन करेंसी में, और 75% अपनी करेंसी रखते हो। तो जब आपको रैपिड मतलब आपको गोल्ड ट्रांस रिजर्व ट्रांस क्या, आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये 25% जो पूरा मान लेते हैं ये 100%, 25% मतलब इंडिया के लिए 100% होगा। तो आप बिना इंटरेस्ट के यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, आप पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, आप इजीली यहाँ से पैसा निकाल सकते हो और क्राइसिस की कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। जबकि क्या होगा, इस रिजर्व ट्रांस से अगर आप श्रीलंका को लोन देना चाहोगे, आपसे IMF पूछेगी आप श्रीलंका के पड़ोसी कंट्री हो, क्या आप श्रीलंका को पैसा देना चाहते हो, तो आप कहोगे हाँ देना चाहते, तो क्या होगा, रिजर्व ट्रांस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। देखो ये बहुत अजीब सी कंडीशन है, मगर आपको याद रखना है कि जब आप किसी पड़ोस की कंट्री को लोन देने के लिए हाँ कहोगे रिजर्व ट्रांस से, तो क्या होगा, आपका पैसा वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। घटना चाहिए कायदे में, मगर ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको रिजर्व ट्रांस के बारे में बताया, कहाँ से रिलेटेड है। एक UPSC 2020 का क्वेश्चन डिस्कस किया, इससे आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लंदन क्लब आप देख लो, लंदन क्लब क्या है, ये भी एक देखो इनफॉर्मल ग्रुप है, मगर इसमें प्राइवेट क्रेडिटर होते हैं। प्राइवेट क्रेडिटर का मतलब है यहाँ पर कोई नेशन नहीं होता। जैसे हमने पेरिस क्लब में देखा, वहाँ पर कंट्रीज होती हैं और कंट्रीज जो है बेल आउट पैकेज IMF के थ्रू देती हैं, मगर क्या है, लंदन क्लब में प्राइवेट क्रेडिटर होते हैं और यही प्राइवेट क्रेडिटर क्या करते हैं, जो है इंटरनेशनल स्टेज पर लोगों को मनी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर टू पेरिस पब्लिक, मतलब पेरिस क्लब की तरह ये सिमिलर ही है, मगर पेरिस क्लब क्या करता है, पब्लिक लैंडिंग करता है, ये प्राइवेट लैंडिंग करते हैं, ठीक है। ये ओनली इनफॉर्मल ग्रुप है प्राइवेट क्रेडिटर का। इसे 1976 में फॉर्म किया था, जब ज़ैरे डेट पेमेंट प्रॉब्लम आई थी। ज़ैरे क्या एक जगह है लंदन में, वहाँ पर डेट पेमेंट प्रॉब्लम आई थी, उसके आधार पर 1976 में इसे बनाया गया था। अगला आर्टिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 से रिलेटेड है। देखो यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी के अंदर 2023 में अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCC की, देखो UNFCC क्या, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसकी मीटिंग अबू धाबी में हुई, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2020 में नहीं हो पाई थी, 26वीं, इसको ग्लासगो में 2021 में कराया गया था। अब क्या है, की पॉइंट समझ लो, UNFCC का इमरजेंस कहाँ से हुआ, देखो क्या हुआ, 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुई, वहाँ से UNFCCC का इमरजेंस हुआ, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसी को अर्थ समिट कहा गया, कभी रियो समिट कह दिया जाता है, कभी रियो कॉन्फ्रेंस कह दिया जाता है, ठीक है। अब इंडिया ने जो 3 इंपॉर्टेंट मतलब कन्वेंशन हैं, रियो कन्वेंशन कहते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड UNFCC की 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं, उन सबको होस्ट किया जा चुका है इंडिया के द्वारा। देखो एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और लैंड से रिलेटेड मतलब कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीनों ही इंडिया के द्वारा होस्ट की जा चुकी हैं, ठीक है।
अब क्या हुआ, यूएनएफसीसी इंटरफोर्स कब मतलब फोर्स में कब से आया, ये 21 मार्च 1994 से आया और अब तक 197 कंट्रीज इसे क्या कहते हैं रेटिफाई कर चुकी हैं। अब पेरेंट ट्रीटी क्या है, मतलब यूएनएफसीसी की जो मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, जिसमें 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यूएनएफसीसी का सेक्रेटेरिएट देख लो, यूएनएफसीसी का सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है बॉन जर्मनी में। ये आपको याद नहीं रहेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक नॉलेज नहीं है, फैक्ट है और ये बहुत कम आता है। ये सब चीज़ें बहुत आती हैं, ये बहुत कम आता है। ये सब चीज़ें आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगी, बहुत बार पढ़ोगे आप कि ये कहाँ से मीटिंग हुई, कैसे निकला, कब इमरजेंस हुआ, ये आप बहुत पढ़ोगे, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जिसे हम एक गोल को अचीव करना चाहते हैं। जो गोल हमें अचीव करना है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। कहते नहीं आपका पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव डीएम बनना है, या मेरी पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव आप तक नॉलेज पहुंचाना है ताकि आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना और जो मतलब लो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको डेंजरस कंडीशन से निकालना। जैसे देखो आप आइलैंड नेशन है, आज आइलैंड नेशन जो है वो मर्ज होते जा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल सी के अंदर खोते जा रहे हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यूएनएफसीसी की। एवरी ईयर मतलब हर साल ये मिलती है और फर्स्ट टाइम ये जो जनवरी में मिली, जर्मनी में मिली थी 1995 में, और ये इसके सेक्रेटेरिएट है जर्मनी बोन में। जब कोई भी पार्टी ऑफर नहीं करती है इसको होस्ट करने के लिए तो ऑटोमेटिकली इसकी जो कॉन्फ्रेंस है जर्मनी में हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी देख लो, 1995 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई बर्लिन जर्मनी में। याद रखना है कि पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जर्मनी में हुई थी। तीसरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1997 क्योटो में हुई थी, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया। ये बाइंडिंग डेवलपमेंट कंट्रीज थी, इमिशन रिडक्शन बाइंड करता था, मतलब लीगली बाइंडिंग था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कोई चीज़ लीगली बाइंडिंग है इसका मतलब आपको उसको फॉलो करना ही करना है। 2002 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 हुई न्यू दिल्ली में, दिल्ली डिक्लेरेशन आया, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई। 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई पेरिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, चर्चा में आज भी रहती है। क्यों रहती है, इसमें इंडिवर किया गया डेवलप्ड कंट्री को और डेवलपिंग कंट्री को कि टेम्परेचर जो है वो मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस ना हो पाए। और इसमें एक चीज़ और बात कही गई कि हम इसमें जो है $100 बिलियन की मदद हर साल डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड की जाएगी 2022 के बाद से, वो 2020 के बाद से, मगर ये आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। अगर आप क्या कहते हैं दुबई में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, तो इसके पॉजिटिव आउटकम देखेंगे तो लॉस एंड डैमेज फंड पर बात हुई है। लॉस एंड डैमेज फंड बिल्कुल इसी की तरह है। कैसे लॉस एंड डैमेज फंड पर मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट टाइम ग्लासगो में वर्षा में इस पर ट्रीटी हुई थी, और वर्षा में होने के बाद इस बार इसे रेटिफाई कर दिया गया और डेवलप्ड कंट्री ने कहा है कि हम मदद करेंगे। मतलब ये आप देखेंगे तो इसी की तरह ये सेम चीज़ बनाई गई है, लॉस एंड डैमेज फंड। ये क्या करते हैं, डेवलप्ड नेशन क्या करते हैं, रिच नेशन जो है डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो लॉसेज हुए हैं उनके लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का टारगेट देखो क्या है, इंडिया जो है 50% पावर जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से उगाना चाहती है 2023 तक। उगाना नहीं चाहती है, मतलब सोर्सेज बनाना चाहती है 2030 तक 50% जो पावर है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से इंडिया बनाना चाहती है। मगर अब जो है वो इस टाइम करंटली 43%, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी 43% तो वो सॉरी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 43% तो हो नहीं सकती। हम तो बहुत फॉसिल फ्यूल मोटरसाइकिलों में चलता है, इंडस्ट्री में चलता है, मगर नहीं, मतलब 43% इस टाइम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है। क्लीन एनर्जी पे टारगेट है, इंडिया 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है, जिसमें से 450 रिन्यूएबल एनर्जी से होगी और बाकी जो ऑब्लिगेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पूरा किया जाएगा। 43 इन एडिशन 43% रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन बाई 2030। नेट जीरो टारगेट, हम 2070 तक नेट जीरो टारगेट हो जाएगा। मतलब हम जितना ही, नेट जीरो का क्या मतलब होता है, जितना ही आपने किसी भी फॉसिल फ्यूल को खर्च किया, मतलब आपने ग्रीन हाउस गैस इमर्ज की, उतनी ही दूसरे सोर्सेज से कम कर दी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर ली,
हाइड्रोजन एनर्जी यूज़ कर ली, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी यूज़ कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर ली। तो ये बैलेंस करने को नेट कहते हैं। मतलब आपका नेट जो है ओवरऑल ज़ीरो आएगा। 50 आपने अगर फॉसिल से की, 50 आपने अगर रिन्यूएबल एनर्जी से की तो जीरो आएगा। तो नेट जीरो एमिशन हमारा टारगेट 2070 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आपको कोई भी दिक्कत है मैं आपको बोल चुका हूँ, @टेलीग्राम पे WASI34 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत है, किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, WASIH34 और ये आगे @टेलीग्राम पर मुझसे मैसेज कीजिए। हम कैसे अपनी वीडियो को सुधार सकते हैं ये आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।